अभिनंदन, आभार। फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल मकवाना। कल हमारी जो क्लास हुई थी, कल हमने क्यूबा मिसाइल संकट पर अपनी क्लास समाप्त कर दी थी और कल की क्लास में हमने देखा था शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत किस तरीके से हुई और क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दो ध्रुवीयता का आरंभ, यानी कि विश्व दो भागों में बंटना या विश्व का दो ध्रुवीय का उदय होना, या फिर यूं कहें दो ध्रुवीयता का आरंभ। जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध का आरंभ होना शुरू हुआ। उसी के बाद हमारा शीत युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद हमारा शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि भाई किस तरीके से विश्व में खतरा उत्पन्न हुआ कि अब विश्व दो भागों में बंटना शुरू हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 जो था, जब विश्व में एक और तनावपूर्ण स्थिति कायम हो गई। तनावपूर्ण स्थिति कैसी थी? एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका, जहां दोनों में ये होड़ मची हुई थी कि भाई किस तरीके से हम एक दूसरे से बड़े बन सकते हैं। वहीं पर विश्व में दो भागों में बंटने का खतरा उत्पन्न हो गया और विश्व दो भागों में बंटना शुरू हुआ, यानी कि विश्व का दो ध्रुवीयता का आरंभ हुआ। एक तरफ यूएसए जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, यूएसए ने एक संगठन बनाया जिसे हम नाटो कहते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में की गई और 12 देशों ने मिलकर के करी। ये वो देश थे जो अमेरिका के साथ यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते थे, उन सब ने मिलकर के नाटो की स्थापना की। नाटो का मेन उद्देश्य था 1949 के अराउंड ट्रूमैन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ट्रूमैन, अक्सर हम ट्रूमैन सिद्धांत भी जानते हैं। तो मिस्टर ट्रूमैन, उनका ये उद्देश्य था कि भाई विश्व में जो साम्यवाद व्यवस्था बढ़ती जा रही है उसको रोकना, उसके प्रसार पर रोक लगानी है। इसीलिए उन्होंने नाटो की स्थापना करी 1949 में। इसके दो, हम आसान लैंग्वेज में कहते हैं, इसके दो बेटे भी थे, एक सीटो और एक सेंटो। सीटो की स्थापना 1954 में की गई और 1955 में सेंटो की स्थापना की गई। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों के लिए एक संगठन बनाया गया जिससे कि वो नाटो के साथ जुड़ सकें। और दूसरा बनाया गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो केंद्र के देश हैं वो सब अमेरिका के साथ जुड़ सकें, उसके लिए बनाया गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये तीन संगठन यूएसए ने बनाए। इसके विरोध में यूएसएसआर ने भी एक बनाया, वो था वार्सा पैक्ट, और इसकी स्थापना 1955 में की। ये सोवियत संघ ने बनाया, यूएसएसआर ने बनाया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने इन्होंने बनाया वार्सा पैक्ट का काम क्या था कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रसार बढ़ाना है और हमें सामना करना है किसका? नाटो का। तरीके से हमारा विश्व जो है दो भागों में बट गया और विश्व दो भागों में बट गया। एक पहली दुनिया बना जो अमेरिका और दूसरी दुनिया बना सोवियत संघ। इस तरीके से विश्व दो भागों में बट गया। पहली दुनिया कौन सा? यूएसए, और सेकंड कौन सी? सोवियत संघ। एक महाशक्ति और दूसरी महाशक्ति, विश्व दो भागों में बट गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है शीत युद्ध के दायरे। देखो दायरे, शीत युद्ध का हम अच्छे तरीके से समझ ही सकें कि भाई शीत युद्ध क्या। अब शीत युद्ध के दायरे, यानी कि शीत युद्ध का मतलब तो हम जान चुके हैं कि भाई शीत युद्ध क्या है, लेकिन उसके दायरे क्या है। शीत युद्ध के दायरे देखो, शीत युद्ध के दायरे का मतलब है जैसे क्यूबा, ठीक है, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, जैसे क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया और कोरिया हो गया। देखो शीत युद्ध के दायरे, यानी कि शीत युद्ध चल रहा था विश्व में। शीत युद्ध का मतलब कि भाई तनाव तथा संघर्ष की स्थिति, लेकिन कोई तो जगह ऐसी होगी जहां पर दोनों की सीमाएं परस्पर मिलती थी, साम्यवाद और पूंजीवाद की। साम्यवाद और पूंजीवाद जहां पर दोनों चीजें क्या परस्पर मिलती हैं, तो उसी जगह को क्या कहा गया? शीत युद्ध के दायरे। जैसे कि क्यूबा,
क्यूबा पर दोनों जगहें परस्पर मिलती थी। वियतनाम आपने सुना होगा, वियतनाम जो है वहाँ पर भी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों जगह पर परस्पर मिलती थी। और जो हमारा कोरिया, बर्लिन, जो बर्लिन है वो दोनों, जो बर्लिन है वो दोनों भी क्या बिल्कुल वहां पर भी परस्पर सीमा मिलती थी। किसकी? पूंजीवाद और साम्यवाद की। तो इन्हीं को क्या कहा गया? शीत युद्ध के दायरे कहा गया। और इसी के साथ हमारे 4 टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा चैप्टर जो है आधा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं इस चैप्टर के जरूरी पॉइंट्स हैं। और मैं यूं भी कहूँगा कि शीत युद्ध की घटना में एक महत्वपूर्ण घटना, जो शीत युद्ध था उसकी एक महत्वपूर्ण घटना कहे जाने वाला टॉपिक, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा शीत युद्ध सिर्फ 2 महाशक्तियों की होड़ पड़ा, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी घटना घटी जो अपने लिए नहीं, उन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए मांग कर रहे थे जो शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ नैम की, नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइड मूवमेंट। नॉन अलाइड मूवमेंट, देखो गुट निरपेक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको जानना बहुत जरूरी है। जानना क्यों जरूरी है? इससे एक तो हम इंटरनेशनल पॉलिटी को तो जानते ही है, उसी के साथ हमें पता लगता है कि हमारे भारत की क्या भूमिका रही है इस शीत युद्ध को समाप्त करने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को जानना हमारे लिए। और बच्चों, इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष का मतलब बताता हूँ मैं पहले आपको, जैसे कि हमारे इस पर लिखा हुआ है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होकर के अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से अनुसरण करना, इसको हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है पृथकतावाद। पृथकतावाद, मैं भी आपको तीनों वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, अच्छे से समझना। पृथकतावाद, पृथकतावाद का मतलब क्या होता है? पृथकतावाद का मतलब है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। उसके बाद है हमारा तीसरा तटस्थता। तटस्थता का अर्थ होता है अपने आप को युद्ध की स्थिति में विश्व मामलों से अलग रखना। ये तीनों पॉइंट्स हैं। इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, कई बार अमेरिका या बाहर जैसे कई देश भारत की आलोचना भी करते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के समय पर तटस्थ या पृथकवाद की नीति अपना ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने आपको तीनों के मतलब बताए। गुट निरपेक्षता का मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से अनुसरण करना, या यूं कहें कि भाई गलत और सही का निर्णय करना। मतलब कि युद्ध है, उस युद्ध में वो निर्णय दे सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो गुट निरपेक्षता। पृथकवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखता। तटस्था युद्ध के मामलों में बिल्कुल आगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों अलग है। पृथकवाद 1787 में अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। पृथकवाद अपने आप को इंटरनेशनल मामलों से अलग कर लिया था। तो इनकी डेफिनेशन, और अब हम जान चुके हैं कि भाई गुट निरपेक्षता क्या है और उसका अर्थ जान चुके हैं। अब हम चलते हैं गुट निरपेक्षता का उदय किस प्रकार से हुआ, जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो बना किस तरीके से। देखो, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध का जो दौर था उसमें एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना का विकास हुआ जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली कुछ कंट्रियां हैं, जैसे कि यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के जो प्रमुख थे वो थे जोसेफ ब्राज टिटो, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर के मध्य 1956 में एक बैठक हुई। कब? 1956 में। 1956 में एक सफल बैठक हुई। इस बैठक में इनका समर्थन करा इंडोनेशिया से सुपर्णो ने और घाना से वामे एनक्रूमा ने। इन लोगों ने मिलकर के इनका समर्थन करा और इन 5 देशों ने मिलकर के 1961 में, कब? 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना कर दी। किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो इस तरीके से हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जहां विश्व 2 भागों में बट रहा था, जहां पे विश्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि वो साम्यवाद या पूंजीवाद की तरफ जाकर मिले, वहां पर इन्होंने
अब नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने एक ऑप्शन रख दिया, क्योंकि नव स्वतंत्र राष्ट्र तभी आज़ाद हुए थे और उन्हें डर लगता था कि कहीं हम किसी महाशक्ति के साथ मिले और फिर से अपनी आज़ादी ना खो दें। तो उसके खतरे को इन्होंने समाप्त कर दिया और एक नया ग्रुप बना दिया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा। उन्होंने कहा कि भाई जिस देश को भी जो भी देश चाहे वो हमारे साथ जुड़ सकता है, वो सिर्फ पूंजीवाद या साम्यवाद में ना जुड़ करके हमारे साथ जुड़े गुटनिरपेक्षता में और अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से अनुसरण करे। तो वो गुटनिरपेक्षता की स्थापना। अब हम बात करते हैं कि भाई गुटनिरपेक्षता की स्थापना जो की गई उसके पीछे उद्देश्य क्या थे या क्यों करनी थी हमें गुटनिरपेक्षता की स्थापना। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य हैं, मूल पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि भाई सबसे पहला पॉइंट तो विश्व में से, संसार में से साम्राज्यवाद समाप्त कर दिया जाए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, विश्व में शांति सुरक्षा प्रदान की जाए और जी पर्यावरण की रक्षा की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए। ये कुछ मुद्दे थे जो क्या किए गए, ये वो उद्देश्य थे जिनके वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई और हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया। तो इन मुद्दों की पूर्ति की जा सके, ये सब चीज़ें अल्पविकसित देशों को दिलाई जा सकें। अब जैसे कि हमने कहा उसमें नई विश्व व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा था सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले बात हम उसी पर करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे हम न्यू भी कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, देखो इसकी सबसे पहले बात, एक सम्मेलन किया गया क्यूबा के हवाना में 1948 में। 1948 में ये सम्मेलन तब हुआ जब विकसित और अल्प विकसित देशों के मध्य आर्थिक तथा राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ। उस समय 1948 में क्यूबा के हवाना में एक सम्मेलन हुआ और वहाँ पर सम्मेलन में बात रखी गई कि भाई हमें अपने विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जो आर्थिक व्यवस्था के नियम हैं, उन्हें बदलना चाहिए। इसके लिए क्या, इसके लिए यूएनओ ने 1972 में एक सम्मेलन रखा। 1972 में यूएनओ ने एक सम्मेलन रखा जिसे कहा जाता है अंकटाड। जिसे क्या कहा जाता है, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक प्रोग्राम रखा, किसने, यूएनओ ने रखा 1972 में। इसमें इन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए कुछ नई पॉलिसियां बनाई जाए जिससे कि सभी विकास कर सकें। इस रिपोर्ट में कुछ बातें रखी गई। उसमें यह था कि भाई जो अल्प विकसित देश हैं उनकी पश्चिम के देशों तक पहुंच हो सके, वे अपना सामान वहां पर बेच सकें, वहां से ला सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में रखी गई कि भाई वो किस तरीके से अपना विकास कर सकते हैं, कि भाई व्यापार के नियम दोबारा से निर्धारित किए जाए। इसके जरिए ये हुआ टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी। तो ये सब देखते हुए 1974 में किसकी स्थापना कर दी, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने शीत युद्ध को जाना, ठीक है जी, दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ को जाना, शीत युद्ध के दायरे जाने, क्यूबा मिसाइल संकट और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जाना। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों को समझा पाने में शायद मैं सक्षम रहूँ, थोड़ा सा आप लोग समझें। धन्यवाद।